दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने जाएंगे 4 जुलाई के हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि जो अजीत पवार हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने अपने पार्टी और सिंबल दोनों पे क्लेम किया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और वो अपने पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने स्प्लिट किया है। उनका कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनका सपोर्ट उनके साथ है। तो इसी बेस पे उन्होंने अपने पार्टी का सिंबल और पूरी पार्टी पे ही क्लेम किया है। कहा है कि ये पार्टी मेरे साथ है, तो अब इसकी पार्टी का सिंबल और इसका जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी इसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो मैं करूँगा और मैं ही अब इसका सर्वे सर्वा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार जी जब 2019 में महाराष्ट्र इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी और शिवसेना की सरकार मिलके, मतलब उसकी कोalition ने इलेक्शन जीता था और उन्होंने मिलके वहाँ सरकार बनाई थी। लेकिन सीएम पद के दावेदारी पे जब प्रॉब्लम हुई, सीएम पद की दावेदारी जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में फिगर आउट नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसने महाविकास अघाड़ी बनाई, जिसमें एनसीपी थी, कांग्रेस थी और शिवसेना थी। तो और उसके बाद उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम बन गए। लेकिन अभी हाल ही में शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे ग्रुप से बगावत की और उनको सीएम बना दिया गया और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी बिखर गई और जो शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल है वो मिल गया शिंदे जी के पार्टी को। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका नाम हो गया शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप। तो दोस्तों, इस पार्टी में तो स्प्लिट हो गई। अब यही सेम केस अब अजीत पवार जी करने जा रहे हैं एनसीपी के साथ, और उन्होंने क्लेम किया है कि भैया एनसीपी जो है वो मेरी पार्टी है। तो मतलब अब पूरा वेब सीरीज़ यहाँ चालू हो गया है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता दें कि भैया ईसी जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी एलोकेट करती कैसे है। अगर इस केस में जैसे स्प्लिट हो गया, विवाद हो गया कोई किसी पार्टी में, तो वो उस केस में क्या करती है। तो दोस्तों देखिए, जो सिम्बल्स है, जो पार्टी को सिम्बल्स एलोकेट होते हैं, वो ईसी करती है रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के हिसाब से। ईसी रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के हिसाब से। तो 1968 के ये ऑर्डर के हिसाब से जो भी सिंबल्स हैं वो दोस्तों वो पार्टीज़ को दिए जाते हैं, और ईसी इसमें जो भी डिसीजन ले लेती है वो बाइंडिंग होते हैं दोस्तों। और दो तरह की पार्टीज़ हैं दोस्तों, एक होती है रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ और दूसरी होती है रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ और रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ जब किसी विवाद को लेकर ईसी के पास जाती है, तो ईसी उनसे कहती है भैया तुम लोग ऐसा है, आपस में ही बातचीत करके विवाद सॉल्व कर लो। और जब रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ जाती हैं, तो फिर ईसी बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को देखती है और उस हिसाब से डिसीजन लेती है। तो डिसीजन दोस्तों कैसे लेती है, पहले ईसी देखती है कि भैया जो रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हमारे पास आई हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैक्सिमम जो ऑफिस बियरर हैं, मतलब सचिव, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, ये सारे मैक्सिमम जो ऑफिस बियरर हैं वो किसके साथ हैं, वो अगर जिस तरफ मेजॉरिटी होती है उसी को वो सिंबल एलोकेट कर देते हैं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि जो इस रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पार्टी के लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे एमपी, एमएलए और जो आपके पंचायत में जो भी मेंबर्स हो गए, एमएलसी वगैरह, जो एमएलसी हो गए, और जिला पंचायत के जो मेंबर्स हैं, बीडीसीज हैं, तो ये मैक्सिमम जो ग्रुप है वो किधर है। तो दो तरह से दोस्तों इसका निर्णय लिया जाता है। एक, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्सिमम पदाधिकारी हैं वो किधर है, और जो लेजिस्लेचर में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो किधर है। और जो जिधर होते हैं, जो मैक्सिमम मेंबर्स जिसकी तरफ होते हैं उसी को सिंबल दे दिया जाता है, और दूसरी पार्टी को, उनको कहा जाता है कि आप दूसरी पार्टी बना के कोई और सिंबल ले लीजिए, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ हो गया था। और दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई सर्टेनिटी नहीं हुई, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम मेंबर शरद पवार के साथ आ गए और लेजिस्लेचर सारे आ गए आपके अजीत पवार के साथ, तो क्या करती है इसमें, तो अगर ऐसा डाउट होता है तो ईसी क्या करती है, सिंबल को फ्रीज कर लेती है। सिंबल को फ्रीज करके अपने पास रख लेगी और दोनों ग्रुप्स को अलग अलग सिंबल दे देती है जब तक कि ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक लेखा जोखा था कि कैसे ईसी सिंबल्स एलोकेट करती है और
इन सिचुएशंस में कैसे इसी सिंबल्स को किसी ग्रुप को दे देती है। दोस्तों पार्टी में कैसे स्प्लिट होता है और विप क्या होता है और इलेक्शन सिंबल्स कैसे मिलते हैं, पार्टी रिकॉग्नाइज कैसे होती है, दोस्तों ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है। इस पर एक अलग सा पूरा एक अलग सा वीडियो बना के हम आपको दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ही जान लीजिए। दोस्तों अगली खबर है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी जिनपिंग, पुतिन और शहबाज शरीफ को SCO मीट का जो समिट होने वाला है, वर्चुअल समिट होने वाला है, उसमें होस्ट करेंगे। तो दोस्तों SCO के बारे में हम जान लेते हैं। SCO क्या है दोस्तों? SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। दोस्तों इसकी कब ये बनाया गया था, कब ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था? तो दोस्तों ये आया था 15 जून 2001। 15 जून 2001 में दोस्तों आया था। और दोस्तों इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया भी दोस्तों इसका मेंबर है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में। और इसके कुल 9 मेंबर्स हैं दोस्तों, इसके कुल हैं 9 मेंबर्स दोस्तों। इसके कुल 9 मेंबर्स है दोस्तों। कौन कौन है मेंबर्स का? दोस्तों है इसका मेंबर है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। दोस्तों मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो लगभग सारे इसके मेंबर हैं। उसके अलावा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान और रशिया भी इसके मेंबर हैं। दोस्तों इसमें ऑब्जर्वर इसमें कंट्रीज़ ऑब्जर्वर स्टेटस भी है इसमें कंट्रीज़ का। तो कौन कौन से कंट्रीज़ में ऑब्जर्वर स्टेटस में दोस्तों? अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। और दोस्तों इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो डायलॉग पार्टनर्स के कौन कौन से हैं दोस्तों? आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। दोस्तों ये इसके डायलॉग पार्टनर हैं। तो दोस्तों ये हो गया SCO के बारे में। SCO करती क्या है दोस्तों? बेसिकली ये सोशियो इकोनॉमिक और एक तरह से सिक्योरिटी फोरम है जो रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशूज़ हैं उन पे मीटिंग करती है, उन पे कंसर्न जो भी होते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। और ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में सहायता करती है। हालांकि देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही विरोधाभास है कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। इसके मेंबर है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। समझ रहे दोस्तों? इंडिया और चाइना, पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हैं ये 3 कंट्रीज़ किसी अगर एक ग्रुप में होंगे तो उस ग्रुप का क्या हाल होगा। मतलब उस ग्रुप में कोई भी जो रेजोल्यूशन होगा, कोई भी उसमें सहमति होगी वो बन नहीं पाएगी। और चूँकि इसमें रशिया और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं तो आमतौर पे वो इश्यूज़ यहाँ प्राइम इम्पोर्टेंस पे होते हैं जो रीजन के हित में होते हैं और वो सोशियो इकोनॉमिक बेस पे होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही जो इश्यूज़ हैं वो इस पे चर्चा होती है और इस पे आम तौर पे सारी कंट्रीज़ में सहमति बन जाती है। लेकिन और जो दूसरे इश्यूज़ हैं जैसे सिक्योरिटी इशू, मैरीटाइम इशू और क्या कहते हैं इंडो पैसिफिक में चाइना का जो हेगेमनी है, इन सारे इशूज़ पे ये ऑर्गेनाइजेशन चर्चा करने से बचती है क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है जिनकी आपस में नहीं बनती है। चाइना और पाकिस्तान एक फ्रंट पे है, इंडिया अलग फ्रंट पे है। तो इस वजह से इन सारे मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है और बाकी इनका फोकस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। सेंटर एग्रीज टू डिप्लॉय एडिशनल आर्म फोर्सेस फॉर बंगाल पंचायत पोल। दोस्तों अभी बंगाल में पंचायत पोल्स में बहुत ही वायलेंस हो रहा है तो उसमें वहाँ की हाई कोर्ट ने सेंटर को आदेश दिया कि भैया आप सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बंगाल में डिप्लॉय करिए क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो अभी तक यहाँ के सिचुएशन से डील नहीं कर पाती है। तो इसको वहाँ की जो SEC है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसको इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं भैया जो सिक्योरिटी है सिटीजन्स की वो आउटमोस्ट है और अगर बंगाल की जो सरकार है वो इसको नहीं संभाल पा रही है तो सेंटर जो है वो आर्म फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहाँ भेजे। तो सेंटर ने इस बात पे एग्री किया और वहाँ के पंचायत इलेक्शंस में आर्म फोर्सेस को तैनात करने के लिए वो उसने मंजूरी दे दी है। और अब वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए वो और क्या कहते हैं जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको
वहाँ भेज रही है, वो इसलिए भेज रही है क्योंकि जो वायलेंस है वो थम नहीं रहा है और लोग मारे जा रहे हैं पंचायत इलेक्शन में। सोचिए दोस्तों, पंचायत इलेक्शंस में इतनी वायलेंस हो रही है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल चार्ज सिचुएशन है, वो कितनी भयानक है और लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। इवन खबरें ऐसी आती हैं कि टीएमसी की जो वहाँ रूलिंग पार्टी है उसी में फ्रैक्शंस बने हुए हैं और वो आपस में हिंसा कर रहे हैं। तो इतना पॉलिटिकली चार्ज सिचुएशन है दोस्तों, तो इसीलिए सेंटर ने वहाँ पे आर्म फोर्सेस भेजा है। दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। देखिए अब दोस्तों सबको पता है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रही है, सस्ता खरीद रही है, लेकिन रशिया के ऊपर क्या है दोस्तों, सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो अब रशिया डॉलर में पेमेंट नहीं ले सकती। तो अब क्या होगा, और इंडिया जो है इंडिया जो रशियन करेंसी है बहुत ज़्यादा न होने की वजह से उसमें भी पेमेंट नहीं किया जा सकता। रुपीज़ भी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि ये रुपीज़ जो है वो वो ग्लोबल करेंसी एक नहीं मानी जाती। तो अभी क्या किया है कि इंडिया ने अब रशियन फर्म्स को युआन में पे करना चालू कर दिया है। दोस्तों युआन कहाँ की करेंसी है, चाइना की। तो दोस्तों अब इंडिया ने रशिया को युआन में पे करना चालू कर दिया है। क्यों चालू कर दिया है, क्योंकि अब दोस्तों जब रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया है तो इंडियन कंपनीज़ हैं जो तेल खरीदती हैं रशिया से, उनको पेमेंट करने में रशिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ कंपनियों से जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम रशियन ऑयल कंपनीज़ को युआन में पे करेंगे। तो इससे दोस्तों क्या हो रहा है, इससे चाइना को चाइना की जो मुद्रा है युआन, जो वहाँ की करेंसी है युआन, उसको ग्लोबलाइज करने में अब चाइना को हेल्प मिल रही है। हालांकि ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है इंडिया की तरफ से, लेकिन यहाँ की भी मजबूरी है क्योंकि इंडिया को सस्ता ऑयल ख़रीदना है यहाँ की इकोनॉमी के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। तो उसको अब जो भी हो सकता है इंडिया से, जो भी करेंसी जो भी अरेंजमेंट बन सकती है वो इंडिया कर रही है। और स्विफ्ट के लागू ना होने से डॉलर पेमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से अब इंडिया युआन पे गई है। स्विफ्ट क्या है दोस्तों, स्विफ्ट का है स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फिनेंस टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, दुनिया के जैसे इंडिया में आप ये समझ लीजिए जैसे एनपीसीआई काम करती है, बस ऐसी वर्ल्ड लेवल पे स्विफ्ट काम करती है। जैसे इंडिया में मान लीजिए आपको आईसीआईसीआई बैंक से एसबीआई में पैसा ट्रांसफ़र करना है, आप तुरंत कर देते हैं एनपीसीआई के थ्रू, जो भी आईएमपीएस या पेमेंट ऑप्शन है आपके, उससे आप फट से कर देते हैं, सेटलमेंट तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि नहीं, आप पहले आईसीआईसीआई में जाइए, वहाँ पैसा जमा करिए, फिर आप एसबीआई में जाइए, वहाँ पे आप ड्राफ्ट दीजिए, डिमांड दीजिए, तो फिर वो पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो अगर आप इतना काम करेंगे तो दोस्तों बहुत डिले होगा, आपके बिज़नेस में भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका समय और पैसा दोनों ख़राब होगा। तो यही सेम चीज़ रशिया के साथ हो रहा है। अब रशियन की जो बैंक्स हैं उनको दुनिया के अलग अलग बैंकों से इंडिपेंडेंटली डील करना पड़ रहा है, जिससे कि वहाँ का बिज़नेस और वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट सेटअप है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि रशिया की लगभग 300 बैंक्स स्विफ्ट सिस्टम में एनरोल्ड थे। तो दोस्तों ये था स्विफ्ट सिस्टम के बारे में कुछ, और इंडिया युआन में क्यों रशिया से खरीद रही है इसके बारे में कुछ। हालांकि इसके जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल रशियन ऑयल इंडिया में लाना, सस्ते रशियन ऑयल इंडिया में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और इसको कब स्क्रैप किया गया था दोस्तों, 2019 में, 5 अगस्त 2019 में। और दोस्तों इसको हटाने के बाद बहुत सारे प्लीज़ एससी में दाखिल किए गए कि भैया ये हटाया गया है, इससे 370 को डाइल्यूट कर दिया गया है, ये वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो सारे प्लीज़ अभी भी पेंडिंग है और एससी उन पे अभी भी सोच विचार कर रही है, उस पर हेयरिंग चल रही है, यही वो ये आर्टिकल बता रहा है। तो दोस्तों 370 के हटाए जाने के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2019 में उसको हटाया गया था और इसको ऐड कब किया गया था, 1949 में। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था, ये एक परमानेंट प्रोविज़न नहीं था, टेम्पररी प्रोविज़न था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन है इंडिया में हो जाए, आराम से हो जाए। इसीलिए इसको एक 370 आर्टिकल स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था और उसको टेम्पररी प्रोविज़न रखा गया था। दोस्तों इसके साथ साथ आर्टिकल 35 दोस्तों इसके साथ सेक्शन 35A भी है, जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया गया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1954 में सेक्शन 35A को बनाया गया था, 1954 में, सॉरी दोस्तों। और
ये परमानेंट रेसिडेंस डिफाइन करता है कि भैया यहाँ जो है कश्मीर में परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा। तो एक तरह से बाहरी लोगों की जो इन्फ्लक्स है, इन माइग्रेशन है, वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी है, इसको ये रोकता था, अवरोध करता था। तो इसीलिए इसको भी हटा दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर एक आम यूनियन टेरिटरी की तरह, और अगर उसको स्टेटहुड मिलेगी तो एक स्टेट की तरह इंडिया में रहेगा, जहाँ कोई भी फ्रीली आ जा सकता है, जहाँ कोई भी रिसाइड कर सकता है। तो अब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन हो गया है इंडिया में। और दोस्तों इससे काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं दोस्तों। देखिए टेररिज्म की एक्ट्स में कमी आई है। हालांकि वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो पंडित हैं, उन पर अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें कमी काफ़ी आई है और हाई हैंडेडली टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे डील किया जा रहा है। दोस्तों डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं वो अब ज़्यादा रीच कर रही हैं वहाँ के जो पंचायत हैं उनको एम्पावर किया गया है। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा वो लागू कर रही हैं। और दोस्तों उसके अलावा अब वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हालांकि अभी बहुत खुश नहीं हैं सेंटर से, लेकिन अब वो भी एक्टिव हो रही हैं और धीरे धीरे कोalition वहाँ बन रहे हैं। और लोग अब पॉलिटिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि अभी पंचायत इलेक्शन वहाँ हुआ था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों AGMUT कैडर में अब जम्मू कश्मीर भी आ गया है। और इसको AGMUT क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं असम, गोवा, मिज़ोरम एंड यूनियन टेरिटरी। तो अंडमान, गोवा और यूनियन टेरिटरीज़ की जो सर्विसेज होती हैं दोस्तों उसको AGMUT कहते हैं। तो अब AGMUT के जो ऑफिसर्स हैं वो अब जम्मू कश्मीर में भी जा पाएंगे और उनकी पोस्टिंग वहाँ हो पाएगी। तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स की कमी है वो उसको पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि अभी वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं उससे खुश नहीं हैं और अभी भी नेगेटिव पिक्चर एक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अब सब देख रहे हैं कि वहाँ क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब दोस्तों अगली खबर की तरफ आते हैं। दोस्तों देखिए तमिलनाडु जो है उसने कावेरी वाटर के शॉर्टेज का मुद्दा उठाया है दोस्तों। अब दोस्तों कावेरी वाटर शॉर्टेज क्या है दोस्तों, कावेरी वाटर का इशू क्या है दोस्तों। कावेरी जो रिवर है दोस्तों वो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कहाँ, कर्नाटक में, और तमिलनाडु से फ्लो होती हुई वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों जो इसके राइपेरियन स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि ये जो बेसिन है कावेरी वाटर का वो शेयर करती है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, और उसके अलावा पुडुचेरी भी। तो इन्हीं तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी के ही बीच में ये विवाद है कावेरी का। और इस विवाद का जो जड़ है दोस्तों वो है एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन में। एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन हुआ था 1892 में और 1924 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो ऊपर की राइपेरियन स्टेट है, मतलब जो कर्नाटक है, अगर वो इस में कहीं डैम बनाती है, कावेरी रिवर में कहीं डैम बनाती है, तो उसको तमिलनाडु से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जब वाटर स्केयर रीजन है तो वहाँ कंसेंट आसानी से नहीं मिलता है। तो आसानी से जब कंसेंट नहीं मिलता है तो उसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा होता है। तो वही डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक ने एक मेकेडाटू प्रोजेक्ट शुरू किया था जिससे बेंगलोर को पानी मिलेगा। मेकेडाटू दोस्तों एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, इसी पे डैम बनाने का काम चालू हुआ था जिससे बेंगलोर को पानी मिलता। तो इस पे भी तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन किया है। तो दोस्तों इन्हीं ऑब्जेक्शन के चलते ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों कावेरी के पानी की शॉर्टेज की बार बार बात करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये अभी मुद्दा चलता जा रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर रही है, तो अब ये देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा मुद्दा था दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया शुड रिफ्यूज़ अमेरिका नाटो प्लस पेड। देखिए अभी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे, तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि इंडिया नाटो तो नहीं ज्वाइन करेगा लेकिन नाटो प्लस ज़रूर ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों अभी आपको बताते हैं नाटो क्या है और नाटो प्लस क्या है। दोस्तों
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 1949 में। और दोस्तों इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 31 मेंबर हैं। अब दोस्तों ये बनी क्यों थी? ये बनी थी एक कलेक्टिव डिफेंस के लिए। इसके बारे में दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है। कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनी थी और इसमें सबसे मेन बात, मुख्य बात यह है कि अगर कोई भी कंट्री नाटो के 31 देशों में किसी पे भी अटैक करता है तो ये पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा और नाटो जो है मिलिट्री इंटरवेंशन करेगी और उस कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्रीली एक्ट करेगी। तो इस वजह से नाटो को बनाया गया था। और नाटो +5, अब दोस्तों नाटो +5 की बात करते हैं तो नाटो +5 में कौन कौन है दोस्तों? नाटो +5 में इन 31 मेंबर्स के अलावा 5 और मेंबर हैं। और दोस्तों ये 5 मेंबर्स कौन कौन है? ये 5 मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। दोस्तों ये 5 मेंबर्स हैं। लेकिन दोस्तों अब इंडिया क्यों नहीं इसका मेंबर बने? क्यों बने और क्यों ना बने? तो क्यों बने, इसमें पॉइंट्स बहुत कम है दोस्तों। क्योंकि इंडिया अगर डीपर कॉपरेशन चाहती है अमेरिका से, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डीपली चाहती है अमेरिका से, और बड़े इक्विपमेंट्स चाहती है अमेरिका से, तो दोस्तों ये इसके मेंबर बनने के बारे में सोच सकती है। लेकिन जो घाटे हैं वो फ़ायदे से बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। और घाटा क्या क्या है दोस्तों? घाटा ये है कि अगर इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बन जाती है तो इससे चाइना अनहैप्पी हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रशिया अनहैप्पी हो जाएगा, जिससे हम अपना मैक्सिमम, अभी तक का जो मैक्सिमम जो इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो हो जाएगा। चाइना अगर थोड़ा अनहैप्पी हो भी जाता है तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाइना को डील करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी इससे एक जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो इस रीजन में है वो बन जाएगी। और दोस्तों इससे जो हम जिन फोरम्स में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, इस तरह के फोरम्स में हमारी जो प्रभुत्व है, हमारी बातें जो हैं वो कम सुनी जाएंगी और हमारा महत्व कम होगा ऐसे फोरम्स में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स दोस्तों हैं। प्लस दोस्तों अगर नाटो +5 इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो एक जो साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और दोस्तों हम लोग की इंडिया की एक स्ट्रेटेजिकली हमेशा ऑटोनॉमी रही है कि ये वेरियस पावर ब्लॉक से अपने हिसाब से डील करता है। मतलब वो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो US के साथ हमेशा किसी मुद्दे पे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रशिया के साथ हमेशा किसी मुद्दे पे हो। जहाँ रशिया गलत करता है वहाँ पर इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं करती, जहाँ US गलत करता है वहाँ इंडिया USA को सपोर्ट नहीं करती। तो एक हमारा जो डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी है वो बनी हुई है। तो अगर कोई भी इस तरह का ग्रुप इंडिया ज्वाइन कर लेती है तो उससे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी जियो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसको ज्वाइन करने से हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल पे भी हो सकता है US नज़र रखे, क्योंकि नाटो में भी ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो न्यूक्लियर वहाँ की फैसिलिटीज़ को जो नज़र पे रखे जाते हैं USA द्वारा, IAEA द्वारा। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इस तरह की किसी भी ग्रुप ज्वाइन करने से पूरे रीजन की पीस और सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा। क्योंकि इन केस ऑफ वॉर आप समझ सकते हैं कि 31 देश और इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें, तो ये पूरा वर्ल्ड वॉर जोन बन सकता है। तो इसीलिए इंडिया को नाटो प्लस से ये आर्टिकल कह रहा है बचना चाहिए। और एक चीज़ और है दोस्तों, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है चाइना और पाकिस्तान को थ्रेट को डील करने के लिए। उसे किसी नाटो या किसी अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने भी यही कहा है कि भैया हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम इन लोगों से डील कर लेंगे, हमें किसी नाटो की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी है वो बना के रखेंगे। तो दोस्तों यही था इस आर्टिकल में जो मैंने आपको नाटो और नाटो प्लस के बारे में भी बताया, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए, अब स्टॉक टेल बिफोर द ग्लोबल स्टॉक टेल। दोस्तों ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है COP28 के बारे में, जो कब होने वाला है दोस्तों? जो होने वाला है दुबई में दिसंबर के महीने में। अब दोस्तों इसमें इशू क्या है दोस्तों? 3 इश्यूज इसमें मेन है जो ये आर्टिकल बता रहा है। 3 मुद्दे इसमें फोकस में है। तो पहला मुद्दा है कि जो बहुत ही वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, उनको डेवलप्ड कंट्री असिस्ट करें। पहला मुद्दा है दोस्तों ये। दूसरा मुद्दा ये है दोस्तों कि क्लाइमेट रिजिलियंट
हेल्थ सिस्टम पे काम हो, एक्शन हो इस पे, और इसमें इन्वेस्टमेंट हो। और दोस्तों तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है सिक्योरिंग फाइनेंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए डेवलप्ड कंट्री द्वारा फाइनेंस को सिक्योर करना। दोस्तों ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो इन्हीं तीनों मुद्दों को फाइनलाइज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है जस्ट ट्रांजिशन पाथवे। ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिससे इन तीनों मुद्दों को फाइनलाइज किया जाएगा और इसमें कैसे डील करना है, कैसे फंडिंग पैटर्न्स होंगे, कैसे वल्नरेबल कंट्रीज़ को फंड्स मिलेंगे, उनके यहाँ क्लाइमेट के जो बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनसे कैसे डील किया जाएगा, उसको कैसे मिटिगेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में रखी जाएंगी। और इंडिया भी इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से 2070 तक इंडिया के नेट ज़ीरो गोल को अचीव करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स में जो बातें कही जा रही हैं उसका फाइनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यही है इस पूरे आर्टिकल का, इस पूरे ओपिनियन का यही क्रक्स था, जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ही फोकस किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंडिया और जो क्लाइमेटिकली वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनके क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेशन है, जो उसका रिडक्शन है और जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लीगैलिटी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस। देखिए दोस्तों ये भी एक तमाशा बहुत दिन से चल रहा है। इस तमाशे का मेन रीज़न मैं बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ आपको। दोस्तों 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिससे आर्टिकल 239 ए इंसर्ट किया गया था। ये आर्टिकल क्या बोलता है दोस्तों? ये बोलता है कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो दिल्ली के प्रशासन को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये तीन जो चीज़ें होंगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से, जैसे 1991 के बाद से दिल्ली में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि तब से लेके अब तक लगभग 3-4 साल पहले, जब तक आपकी गवर्नमेंट वहाँ फुल फेज़ में नहीं आ गई, तब तक कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इस वजह से रिफ्ट नहीं होता था, जो भी सेंटर बोलता था वो दिल्ली गवर्नमेंट मान लेती थी, एक ही तरह से चलते थे वो। लेकिन अब जब से यहाँ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आई है तो ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का डिमांड कर रही है, चाह रही कि उसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो। और इसी मुद्दे को लेके, इसी ऑटोनॉमी के मुद्दे को लेके जो आम आदमी पार्टी है उसने डिमांड किया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी नियुक्ति, सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति और ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग, ये दोनों वहाँ के आम आदमी पार्टी के जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से हो। और इसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ, अगर कोई चुनी हुई सरकार है दिल्ली में तो जो ट्रांसफ़र्स हैं, जो पोस्टिंग्स हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बात जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने एक अमेंडमेंट जारी किया, एक अमेंडमेंट मतलब एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया प्रेसिडेंट के थ्रू, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। इस ऑर्डिनेंस की क्या खास बात है दोस्तों? इस ऑर्डिनेंस ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये बॉडी ने बोला कि भैया जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हैं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं सिविल सर्वेंट के खिलाफ वहाँ पे, वो यही अथॉरिटी लेगी, यही अथॉरिटी में मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका मेंबर कौन कौन है? तो भैया इसका मेंबर है सीएम केजरीवाल जी, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हैं, ये 3 लोग इसके मेंबर हैं। तो अब आप देख सकते हैं एक बंदा जो है दिल्ली गवर्नमेंट का है, चुनी हुई सरकार का, और 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो मेजॉरिटी वोट जब होगा दोस्तों तो किसकी सुनी जाएगी? जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों लोग एक तरफ हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी इच्छा की तरफ अगर ये लोग हो गए, तो
इन्हीं की सुनी जाएगी। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि इसको लेके अब पूरा विवाद हो गया कि जो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को निगेट करना चाह रही है, कैंसिल आउट करना चाह रही है, और इसी पे दोस्तों पूरा मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि ये भी ऑर्डिनेंस है, अभी इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास होना है। लोकसभा में तो बीजेपी इसको पास करा ले जाएगी, लेकिन राज्यसभा में मामला फंस सकता है क्योंकि राज्यसभा में ये मेजॉरिटी में नहीं है और आम आदमी पार्टी के लगभग 10 सांसद हैं वहाँ पे जो इसको रोकेंगे। तो दोस्तों यही मुद्दा था और ये मुद्दा अभी चल रहा है। अब आगे देखने लायक होगा कि कौन वहाँ पे विजयी घोषित होता है। चलिए दोस्तों, ये आर्टिकल भी उसी के बारे में था। ग्रीडिफ्लेशन, दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एक टर्म आया है ग्रीडिफ्लेशन। दोस्तों ग्रीडिफ्लेशन के बारे में बता दूं, ग्रीडिफ्लेशन वो स्थिति होती है जब जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्राइस इतना बढ़ा देते हैं कि वो इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है। और वो प्राइस इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सके, इसलिए वो प्राइस बढ़ाते हैं। उसमें कोई भी ऐसी मतलब सप्लाई साइड ब्रॉटल थिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट बढ़ाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसीलिए उसको ग्रीडिफ्लेशन कहा गया है। ये दोस्तों टर्म आया है यूएस के कंटेक्स्ट में। यूएस कॉरपोरेशंस ने क्या किया है कि अपने गुड्स के प्राइस अभी हाल ही में बढ़ा दिए हैं और उसका रीज़न वो ये बता रहे हैं कि कोविड पैंडमिक के समय उनको बहुत लॉस हुआ था सप्लाई साइड बॉटलनेक्स की वजह से, और जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे वो बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से अब उनको वो प्रॉफिट को मेकअप करने के लिए जो कॉमन कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ रहा है। इसी को ग्रीडिफ्लेशन कहा जा रहा है। और वहाँ के जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप लोग अपनी मोनोपोली साबित करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप ये कदम कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वहाँ की आम जनता त्राहिमाम कर रही है। तो दोस्तों ये ग्रीडफ्लेशन था और इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ग्रीडफ्लेशन आप लोग टर्म जो है थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में कभी इसको पूछा जा सकता है और हालांकि इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे मोदी जी ने अभी मिनिस्टर्स से विजन 2047 के बारे में बात की है। और दोस्तों विजन 2047 क्या है कि वो मतलब देश को 2047 में कहाँ देखना चाहते हैं। हर डेवलपमेंट के मापदंड पे, चाहे डिजिटलाइजेशन के मापदंड पे, मतलब किसी भी मापदंड पे वो 2047 में देश को कहाँ देखना चाहते हैं। मेन उनका इशू था क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, पब्लिक फंडिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चीज़ों पे 2047 में इनका मेन फोकस है। तो इसी पे उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात किया है। दोस्तों अगली खबर है अपोजिशन क्वेश्चन टाइमिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड डेलिब्रेशन। देखिए दोस्तों, अब जब 370 हट चुका है और क्या कहते हैं राम मंदिर बन चुका है, तो अब 224 के इलेक्शंस में अब अगला मुद्दा क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है जो कि DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो ये कहता है कि हमारे देश में एक समान कानून होना चाहिए, मतलब एक कॉमन लॉ होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द केसेस ऑफ मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन। इन चीज़ों के लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए। तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनके लिए दोस्तों मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस के लॉज अलग अलग हैं, जिसको हम उनके पर्सनल लॉज बोलते हैं। तो उनके पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। तो अब यूनिफॉर्म लॉज अगर इसमें बन जाएगा तो उनका ये कहना है कि ये उनके पर्सनल लॉज से छेड़छाड़ होगा। खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स और जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि उनका लॉज अलग है और अगर कोई भी इस तरह का कानून बनता है तो उनके लॉज के साथ छेड़छाड़ होगा। लेकिन हमारे देश में ये, हमारे सरकार का ये कहना है कि भैया इनको एक समान करने से जो महिलाएं हैं, खासकर वुमेन, जो बच्चे हैं, इनको एम्पावरमेंट मिलेगा। क्योंकि ये जो पर्सनल लॉज है बहुत कहीं कहीं वेग हैं, इस तरह से हैं जिससे वुमेन और चिल्ड्रन पे अत्याचार होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको हटाना चाहती है। तो दोस्तों ये डिबेट अभी चल रहा है और अब जो मॉनसून सेशन आने वाला है उसमें
पूरी ये संभावना है कि ये बिल टेबल किया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होती है दोस्तों कि इस पर क्या होता है। अब दोस्तों हम आगे खबरों पे आते हैं। दोस्तों इजराइल ने वेस्ट बैंक को फिर टारगेट किया है, वहाँ पैलेस्टीनी मारे गए हैं। दोस्तों इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत लंबे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इजराइल का जो वेस्ट बैंक है, जो जिसकी कुछ हिस्से पे पैलेस्टीन का कब्जा है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ इजराइल में की जाती है, जहाँ के कैंप्स को इजराइल टारगेट करता है। तो इजराइल तो ये कह के टारगेट करता है कि भैया हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ के आम लोग मारे जाते हैं, जिस ह्यूमन राइट वायलेशन भी होती है। तो इस वजह से इजराइल की ये सब एक्टिविटीज़ यूएनएचआरसी के भी रडार पे रहती है। तो दोस्तों यही खबर है कि ये वहाँ फिर एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गया है और इजराइल अब वेस्ट बैंक के वेस्ट बैंक को टारगेट कर रहा है और वहाँ के आतंकवादियों का सफाया कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो आम सिविलियंस हैं वो भी मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए फ्रांस से खबर है। दोस्तों फ्रांस में अभी बहुत ही वॉयलेंट वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, वहाँ का जो सोसाइटी है वो बहुत ही वॉयलेंट टर्नआउट ले चुकी है और फ्रांस में ये एक वॉयलेंस उजागर हुआ है रेसिज्म के खिलाफ। तो रेसिज्म कैसे दोस्तों कि फ्रांस के एक नागरिक थे नाहेल एम, जो एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति थे 17 साल के, और उनको गाड़ी ना रोकने की वजह से फ्रांस पुलिस ने गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। तो इसी को लेके वहाँ की जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है, वो बहुत वॉयलेंट हो गए और उन्होंने मेयर्स के घर पे, जो फ्रांस के एक शहर के मेयर हैं, उनके घर पे हमला कर दिया और उनके घर को आग लगा दी, जिसमें उनकी वाइफ और बच्चे की जान पे बनाई। किसी तरह से उनकी जान बची, नहीं तो उनकी जान वहाँ जा सकती थी। उसी को लेके मेयर्स ने एक एंटी राइट रैली वहाँ रखी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में जो रेसिज्म है उसकी वजह से कितना वायलेंस वहाँ हो रहा है। और फ्रांस में आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये फ्रांस, अमेरिका, ये सब कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया पे आरोप लगाती रहती है कि भैया यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहते हैं, लेकिन वो इनकी कंट्रीज़ में भी क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो उन कंट्रीज़ को भी ये देखना चाहिए कि अपनी कंट्रीज़ में पहले क्या हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए, चाइना जो है वो रशियन नेवी से कॉपरेशन एक्सपेंड कर रही है। दोस्तों देखिए ये तो होना ही है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड 2 भागों में बंट चुका है। एक भाग वो है जो रशिया के साथ है, एक भाग वो है जो रशिया के अगेंस्ट है। अब दोस्तों चाइना तो अपने आप को न्यूट्रल कहती है, लेकिन चाइना देखा जाए तो एक तरह से रशिया के साथ है, क्योंकि वो हर तरह अब वो रशिया के साथ कॉपरेशन बढ़ा रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल का कोई भी मुद्दा हो, इकोनॉमिक मुद्दा हो। जैसे करेंसी का देखिए, अभी आपने देखा कि युआन करेंसी वहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है। और अब नेवी और मिलिट्री डील्स में भी रशिया और चाइना का बहुत ही इंक्रीजिंग कॉपरेशन मिल रहा है। तो इससे दोस्तों वर्ल्ड जो है 2 भागों में फिर से बंटा हुआ दिख रहा है, जहाँ इंडिया अभी भी न्यूट्रल पोजीशन पे है। लेकिन दोस्तों कोई भी देश जो है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है, उसे अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग फैसले लेने पड़ते हैं। तो अब चाइना, रशिया और जो रशिया की सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उसमें एक कॉपरेशन बन रहा है और इसी में रशिया देखिए दोस्तों पाकिस्तान से भी अब अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह से चेंज हो रही है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया को फिर से पावर ब्लॉक में बांट देगी या फिर ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ये देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों श्रीलंका क्रिएटर प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ बोला गया है। देखिए दोस्तों चाइना श्रीलंका क्रिएटर प्लेटफॉर्म से दूर रहेगी। अब दोस्तों ये क्रिएटर प्लेटफॉर्म क्या है? ये क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों जब श्रीलंका क्राइसिस से जूझ रही थी तब उस समय बनाया गया था 3 कंट्रीज़ द्वारा, इंडिया, जापान और फ्रांस के द्वारा। इंडिया, जापान, फ्रांस ने एक क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसमें उसको सपोर्ट किया जाए और उसको जो डिफ़ॉल्ट है से बचाया जाए और वहाँ जो क्राइसिस चल रही है उसको निकाला जाए। तो इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है उसमें, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी कुछ हद तक पटरी पे आ गई। लेकिन अब श्रीलंका चाह रही है कि उसमें और फंड्स आएँ, लेकिन चाइना अब इस क्रिएटर प्लेटफॉर्म में आने को तैयार नहीं हो रही है। वो इस क्रिएटर प्लेटफॉर्म में आके कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है। उसकी साफ वजह आप दे सकते हैं, क्योंकि चाइना के जो आर्क राइवल्स इंडिया, जापान वो इसमें है, तो इस वजह से चाइना इसमें नहीं आना चाहती। हालांकि श्रीलंका चाहती है कि चाइना उसमें आए। लेकिन एक और रीज़न ये भी है दोस्तों कि चाइना ने ऑलरेडी
श्रीलंका को बहुत सारा डेब्ट दे दिया है और डेब्ट बर्डन है चाइना से श्रीलंका, और वो डिफ़ॉल्ट भी कर चुका है। इसीलिए चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो और पैसा श्रीलंका को नहीं देना चाहती है। तो दोस्तों यही है श्रीलंका क्रेडिटर प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि क्या है और इसमें कौन कौन सी कंट्री है, जैसे इंडिया, जापान और फ्रांस। दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अभी थोड़ा सा उसमें ईज़ हुआ है। ईज़ मतलब कि उसने बूम दिखाया है, और वो किस लिए दिखाया है, ये न्यूज़ बता रहा है कि भैया डिमांड बढ़ा है हमारे देश में और जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ा है। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ा है। और वो अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अब आगे बढ़ रहा है और वहाँ ईजिंग हो रही है। ईजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब ग्रो कर रहा है, जो स्लो डाउन था उससे वो निकल चुका है। तो दोस्तों इस आर्टिकल के बारे में ये आर्टिकल यही बता रहा है। दोस्तों तो ये था आज का हमारा हिंदू का एनालिसिस। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।